बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम अज़ीज़ सेठी साहब, जो कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फुल फ्लैश चेयरमैन की हैसियत से अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो संभालेंगे। और ये मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा बनने के बाद नजम अज़ीज़ सेठी साहब का पहला बाकायदा इंटरव्यू है। बहुत शुक्रिया नजम अज़ीज़ सेठी साहब, हमें वक्त देने के लिए। आपका पहला बाकायदा इंटरव्यू हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात। सेठी साहब, आपके बारे में एक आम तासुर यही है और पाकिस्तान में लोग यही कहते हैं, और जो आपकी क्रिकेट बोर्ड के इंतहाई अहम रुकन शकील शेख साहब हैं, उन्होंने तो आपको फादर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग कह दिया, लेकिन दर हकीकत एक और क्रेडिट जो आपको देना बनता है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ख़ास तौर पर ये जो फॉरेन बिल्डिंग बनी हुई है, उसके अलावा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो आज आई है, उसके पीछे आपकी एफ़र्ट्स, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस बारे में आप सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर इस तनाजुर में ये जो एशिया कप की बात हो रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आ गई हैं, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही तो भारत का स्टांस समझ आता। अब ये जो भारत स्टांस ले रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो इस पर जो आपका ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो यही है कि जी सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं तो फिर हम तो बैक नहीं कर सकते। यह सूरत हाल ये है कि हमने तो बड़ा अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया उनको कि अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सारी दुनिया की टीम्स जो हैं वो आ गई हैं पाकिस्तान, उन्होंने खेल लिया। कोई एशिया कप की जो टीम्स हैं सब ने आके यहाँ खेल लिया, तो अब क्या सिक्योरिटी का तो इशू है नहीं। तो अगर कोई और इशू है तो हमें बताया जाए। तो ज़ाहिर है वो वाज़े तौर पर तो नहीं बताते, सिर्फ यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। जब हम उनसे ये कहते हैं कि हमें कोई रिटर्न कोई ख़त दिखा दें या गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टिव दिखा दें या कोई नोटिफिकेशन दिखा दें कि आपको इजाज़त नहीं है, तो कहते हैं नहीं हो तो ऐसी हम इसके ऊपर और बात नहीं करना चाहते, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान। तो अब फिर हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप पाकिस्तान में अब भी नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे। तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें भी वही इस यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, फिर अगर और कोई डैमेज होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मैं तो बड़े क्लियर वाज़े तौर पर उनको कह दिया है। एक मीटिंग नहीं, 3-4 मीटिंग्स हुई हैं। फॉर्मल मीटिंग भी हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है। जय शाह साहब की भी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हुई है। तो मैंने तो ये कह दिया कि जी 2 वेन्यूज़ होंगे। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, इंडिया के जो मैचेस हैं वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। न्यूट्रल वेन्यू वो भी हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम होस्ट हैं। आप नहीं हमें कहेंगे फ़लानी जगह पे खेलना, आप कह सकते हैं मगर फ़ैसला हमारा है। और तीसरी बात यह कि इंडिया के मैचेस वहाँ होंगे। अगर आखिर में पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल हो जाता है तो ठीक है, हम कंसीड करने के लिए तैयार हैं, वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि सारे के सारा बोरी बिस्तर उठा के अब फिर आ जाएं, और जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो तो आप कहेंगे नहीं, आप हमें आपके इंडिया के अंदर आके खेलना है। तो ये इसलिए हमें ये बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मैं तो अपनी पोजीशन वाज़े कर आया हूँ। वहाँ सारे लोगों का एक ही मौक़िफ़ था कि किसी तरीके के साथ एक ही जगह पे हो जाए। मगर जब मैंने ये बात कही उनसे तो फिर उनका एक ही मौक़िफ़ था कि ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए, तो फिर हमें कोई सलूशन ढूंढनी चाहिए। तो वो सलूशन हमने ये प्रपोज़ की है। अब उसके ऊपर वो थोड़ी बहुत अभी भी लेन देन हो रही है उसके ऊपर, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें फ़ैसला करके दें ताकि हम फिर आगे बात बढ़ाएं। नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे, खेलना है तो फिर हम अगला कदम उठाएँगे कि कहाँ खेलना है। एक जो इस वक्त इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह होगा तो जो रेवेन्यू है उसके अंदर से ही आप, चूँकि अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होता है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होंगी, यहाँ के होटल्स होंगे, लेकिन अगर आप किसी तीसरे मुल्क का इंतखाब करते हैं तो फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट होंगी, वीज़े का ख़र्चा होगा, होटलिंग के अखराजात अलग हो जाएंगे, तो इसमें से पैसे कम हो जाएंगे। तो क्या ये काबिल कबूल होगा? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। ये सारी चीज़ें हमने वर्कआउट कर ली। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मगर इतने ज़्यादा ख़र्चे नहीं होंगे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास पैसे हैं और उनका फ़र्ज़ है कि ये जो भी एक्स्ट्रा ख़र्चा होता है वो पूरा करें। अगर नहीं होगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस कम से कम 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं अगर दोनों फाइनल में आ जाएं।
तो 80% रेवेन्यू जो है वो तो इंडिया पाकिस्तान से आती है। तो क्या अगर 100 रुपये लगने हैं एक वेन्यू पे खेलने में और 2 वेन्यू में खेलने में 120 रुपये लगने हैं, वो बेहतर है कि 120 रुपये लगा के और ये दोनों जगह पे खेल लिया जाए, और या ये कि फिर हम पाकिस्तान खेले ही ना, तो फिर हमारे बगैर के एशिया कप क्या होगा। तो वहाँ जो 100 रुपये बनने से वहाँ 20 रुपये बनेंगे, 80 रुपये तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के आते। तो हमने तो बड़े सारी होमवर्क किया हुआ है। जब मैं वहाँ गया था तो उन्होंने कहा जी कि कैसे होगा, शेड्यूल नहीं बनेगा, टाइम बहुत थोड़ा है। ये हम सब कुछ तैयार करके गए थे, हमने जाके वहाँ शेड्यूल भी प्रेजेंट कर दिया। ये मैचेस यहाँ होंगे, ये मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। लॉजिस्टिक्स के अरेंजमेंट्स जो हैं वो आप फिक्र ना करें, हमने वर्कआउट कर लिए। हमने तो हर डिटेल वर्कआउट किया है। अब सिर्फ मुंतज़र है कि जी आप फैसला करें। हम अगर आपने 2 वेन्यूज़ में कराना है तो ग्रीन लाइट दें, नहीं कराना तो हमारी तरफ से रेड लाइट है कि हम नहीं खेलें। तो आप अपनी होस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, होस्ट पोजीशन को। और दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि वो तीसरा मुल्क कौन सा होगा जो इंडिया के मैच के लिए आपने डिसाइड किया? देखिए 2 सवाल है ना। एक तो ये कि हम होस्ट हैं, हमें ये भी कहा गया कि आज इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, 2 साल के बाद शायद ये मसले हल हो जाए और हम एक दूसरे के मुल्क में आके खेल सकें। तो इसलिए इस साल जो आपको होस्टिंग राइट्स मिली हैं आप स्वैप कर लें, आप बांग्लादेश को दे दें या श्रीलंका को दे दें या किसी और मुल्क को दे दें, और उनकी जो होस्टिंग राइट्स जब आएंगी 2 साल के बाद तो वो आप ले लें। तो मतलब है अपना राइट जो है इस दफ़ा छोड़ दें ताकि किसी और मुल्क में हो जाए ये, ताकि मसला ना बने। और आप जब खेलना आएंगे, आप जब आपकी बारी आएगी 2 साल के बाद, तो फिर उस वक्त तक शायद हालात बेहतर हो जाए। तो हमने इसको भी मुस्तरद कर दिया। हमने कहा नहीं, इसी दफ़ा फ़ैसला होगा। क्यों? मेरे लिए ये बहुत अहम है कि अब फ़ैसला हो। आगे आ रहा है वर्ल्ड कप, जहाँ जो यहाँ फ़ैसला होगा उसका असर पड़ेगा उसके ऊपर। अगर यहाँ एक हाइब्रिड मॉडल इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये कामयाबी के साथ हम ये कर सकते हैं, तो फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी एक हाइब्रिड मॉडल बन सकता है। अभी वहाँ बात नहीं गई, मगर मेरे ज़हन में तो ये है कि अगर हम यहाँ कामयाब हो जाते हैं एक हाइब्रिड मॉडल, तो फिर हम आईसीसी को वर्ल्ड कप के लिए भी यही प्रपोज करें। सेठी साहब, ये जो हाइब्रिड मॉडल की आप बात कर रहे हैं, वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इंडिया इसलिए हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है। अगर उन्होंने एशिया कप किसी तीसरे मुल्क में खेला तो ये केस बहुत सॉलिड हो जाएगा। अगर वो हमारे पास खेलने नहीं आते तो फिर हम वर्ल्ड कप के मैचेस भी किसी तीसरे मुल्क में खेलेंगे जो शायद इंडिया को काबिल कबूल ना हो। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, बांग्लादेश साथ ही है, वहाँ कलकत्ता से बांग्लादेश की फ़्लाइट आधे घंटे की फ़्लाइट है। सेंट्रल इंडिया से भी बांग्लादेश जाना हो तो 40-45 मिनट घंटे की फ़्लाइट। वैसे ही इंडिया में जो वो मैचेस रखते हैं एक कोने से दूसरे कोने, वो 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट तो वैसे ही हो जाती हैं। इतनी ट्रैवल करनी पड़ती है इसके अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर उनके तो पता नहीं कितने सेंटर्स होते हैं। तो ये कोई इतनी इशू नहीं है कि अगर पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो मीरपुर पे हो जाएँ या ढाका में हो जाए, कोई इशू नहीं है। ये अभी हमने खड़ा नहीं किया इशू, हमारे जहन में ये ज़रूर है। जैसे आपने कहा इंडिया के जहन में भी होगा, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? वर्ल्ड कप तो हो जाएगा ना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर ढाका में हो रहे हैं 4 मैचेस या 5 मैचेस या 6 मैचेस, और बाकी मैचेस जो हैं कोई कलकत्ते में हो रहा है, कोई मद्रास में हो रहा है, कोई चेन्नई में हो रहा है, कोई मुंबई में हो रहा है। आपने कौन सा रखा, श्रीलंका या बांग्लादेश या दुबई? अभी कोई नहीं रखा। इसकी वजह ये है कि आप तो कह रहे थे शेड्यूल देकर आए। शेड्यूल जो है न्यूज़ इसका, अच्छा, ये एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ। एशिया कप का जो है वो हमने भी फैसला नहीं किया कहाँ करेंगे। वर्ल्ड कप का तो बात ये भी शुरू नहीं हुई, ठीक है, वो तो आईसीसी से बात करनी है। ये हो जाए तो फिर हम आईसीसी से बात करेंगे। इसलिए यहाँ ये है जी कि श्रीलंका चाहता है कि वहाँ खेले जाए। बांग्लादेश में बारिश हो रही है उस वक्त सितंबर अक्टूबर में, तो यूएई वाले बहुत सख्त ख्वाहिश है उनकी कि यूएई में हो। मस्कत वाले भी खड़े हो गए, वो कहते हैं हमारे यहाँ आके खेलें। उनके पास भी 1-2 स्टेडियम्स हैं। टेम्परेचर की इशू है श्रीलंका में, नॉर्थ ऑफ श्रीलंका में 2 स्टेडियम्स हैं उनके पास। वो कहते हैं वहाँ बारिशें नहीं होती या कम होती हैं, तो वहाँ खेला जा सकता है। यूएई वाले कहते हैं हमारे यहाँ खेले, बारिश वारिश का तो इशू नहीं है। मगर यूएई में टेम्परेचर काफ़ी होता है, 40 डिग्री 41 डिग्री, मस्कत में 31-32 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। मगर ये बात तो उस वक्त आएगी ना, पहले इन प्रिंसिपल तो फैसला करें कि एक न्यूट्रल वेन्यू होगा, वो इस्टेब्लिश हो जाए, फिर हम बताएंगे कि हमारे हिसाब से कौन सा बेहतर है। सेठी साहब, इस तनाजुर में आखिरी सवाल, और वो ये कि आपने स्टांस तो लिया है और पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स ने, जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने आपको बैक किया। बैक तो खैर जब से आपने मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज लिया है
हर कोई जो है वो आपके गुण गा रहा है, तो आप हर शॉट मास्टर शॉट ही खेल रहे हैं। इवन आपने जो खिलाड़ियों को आराम कराया उस पर भी लोगों ने आपको सराहा। लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि असर रसूख भारत का एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी है, आईसीसी में भी है, तो क्या पाकिस्तान कोई बहुत सख्त स्टांस लेने के लिए तैयार है? क्योंकि जो रेवेन्यू एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, आईसीसी का है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए, दो इश्यूज़ हैं यहाँ, आपने सही पहचाना। एक इशू ये है कि फाइनेंसेस, अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। $3 मिलियन आजकल पौना अरब रुपया बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली। तो 1 अरब रुपये का लॉस है हमें वहाँ। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते या बॉयकॉट करते हैं क्योंकि वो कहते हैं नहीं इंडिया में खेलें या ना खेलें, तो वहाँ फिर हमारे आईसीसी के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अहम है। तो इश्यूज़ तो बनेंगे। जहाँ तक फाइनेंसेस का मसला है, मेरा अपना मौक़िफ़ ज़ाती तौर पे वो ये है कि अब वक्त आ गया है। एक वक्त था कि हम बड़े डिपेंडेंट थे, आईसीसी के 4 पैसे आते थे तो पीसीबी चलता था, तो इसलिए हर बात माननी पड़ती थी। अब सूरत हाल ये है कि पीएसएल ने हमें अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। जितने पैसे आईसीसी से आते हैं उतने पैसे हमें पीएसएल से भी मिल जाते हैं। हमने फ़ैसला ये किया है कि अगर $2-3 मिलियन लॉस भी होता है, मगर हमारी ऑनर और हमारी जो सियासी मौक़िफ़ है और आवाम की जो ख्वाहिश है, अगर उसको पूरा करना है, क्योंकि आवाम की ख्वाहिश तो ये है कि अगर वो यहाँ आते तो हम भी नहीं जाएंगे। ये तो मुझे पता है कि ये आवाम यही चाहेगी कि आप खड़े हो जाए। आवाम ये नहीं चाहेगी कि जी तुसी फिर लम्बे पै दो। इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसमें 1 अरब रुपया क्या है। तो मेरा तो यही फ़ैसला है कि अगर इंडिया न्यूट्रल वेन्यू हमें नहीं मिलता और वो इंसिस्ट करते हैं तो हम एशिया कप तो नहीं खेलेंगे। फिर आगे देखा जाएगा वर्ल्ड कप की जब बारी आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एशिया कप के अंदर गवर्नमेंट का कोई ख़ास रोल नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर गवर्नमेंट का रोल है। इंडिया का यहाँ आना या ना आना इंडियन गवर्नमेंट का इशू है, हमारी गवर्नमेंट का इशू नहीं। हम तो कहते हैं आ जाएं। यहाँ से इंडिया जाना हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है जब वो यहाँ आते हैं। जब अगर वर्ल्ड कप में हमें अगर इंडिया जाना पड़ा तो हुकूमत की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर हुकूमत कहेगी चले जाएँ हम चले जाएंगे, अगर वो कहेगी मत जाएँ तो हम कहेंगे न्यूट्रल वेन्यू निकालें, फिर हम वहाँ जाके। ठीक हो गया सेठी साहब, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था जो हमने आपके साथ रैप अप कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम अजीज़ सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अब आ जाते हैं आपकी चेयरमैनशिप की तरफ। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि 120 दिन आपको दिए गए थे मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से। ऑलमोस्ट तकरीबन वो अपने अख्तामी और मेरा ख्याल है कि शायद काउंटडाउन शुरू हो गया। अब वो आपके फुल फ्लैश बोर्ड कब रन करने के लिए जा रहे हैं आप? आपके गवर्निंग बोर्ड की क्या सिचुएशन है? डिपार्टमेंट क्रिकेट को आप लेकर आ रहे थे, रीजन के क्या मामलात हैं? कब तक आप जो है वो फुल टाइम चेयरमैन की हैसियत से टेक ओवर करने लगे? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 4 रीजन्स इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स ने आना है और 4 नॉमिनेशंस आने हैं डिपार्टमेंट से। कोई 7-8 डिपार्टमेंट तैयार हो गए हैं, उनमें से 5 ने ऑलरेडी हमें ओके कर दिया है कि हम में से हम भेज रहे हैं अपने नॉमिनीज़। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की रिप्रेजेंटेशन बीओजी में तैयार है। रीजन्स में से भी 7 रीजन्स के इलेक्शंस हो गए हैं और हमने ऑलरेडी फ़ैसला कर लिया है मैनेजमेंट कमेटी ने कि उनमें से 4 लेने हैं हमने। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तैयार है। अब रह गया इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन। अभी तक इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ क्योंकि अभी भी 20 दिन पड़े हैं मैनेजमेंट कमेटी के, 18-20 दिन पड़े हैं। तो इस सूरत में अब इंतज़ार ये है 2 चीज़ों की कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 नॉमिनीज़ देने हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब 2 नॉमिनीज़ हो जाएं और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो एक जज आर्बिट्रेटर देना होता है। वो होता ही है कि अगर जब इलेक्शन होती है तो उसमें अगर कोई चैलेंज आ जाए फ्रॉम विद इन द बोर्ड कि इलेक्शन ठीक नहीं हुई तो उसकी एक अपील होती है। वो अपील के लिए फिर 7 दिन चाहिए होते हैं, उसके लिए फिर एक और जज अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें अब प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करनी है। तो मेरा ख्याल है कि अगले 7-8 दिन के अंदर अंदर ये सब मामला तय हो जाएगा और अगले 10-15 दिन में मैक्सिमम बोर्ड के इलेक्शन हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अंदर से आप खुश हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने जब आप लंदन में उनसे मिले थे
कहा गया कि जी बस हो गया, सेठी साहब अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब मौजूद रहे, पिचेस का जो मामला रहा, उसके अलावा क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस के जो मामलात रहे, फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम सीरीज़ हार गए, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ हार गए, वर्ल्ड कप में हम फाइनल में हार गए। तो आपको लगता है कि जो हुआ ठीक ही हुआ, थोड़ा देर से आ गया? देखिए, बेहतर तरीके से हो सकता था। आपको याद होगा कि जब एक नई हुकूमत यहाँ आई थी, इमरान खान साहब जिस दिन इलेक्ट हुए, मैं रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि मुझे एहसास था इस बात का कि पीसीबी किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। हर दूसरे दिन तो हम पहुँचे होते हैं गवर्नमेंट से कि जी ये सिक्योरिटी का ये मसला है, वीज़े का ये मसला है, ग्राउंड्स का ये मसला है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये मसला है। तो मुझे इस बात का एहसास था, क्योंकि मैं मीडिया में था, तो मीडिया में इमरान खान साहब के जहन में ये था कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मीडिया में हमें एक बैलेंस रखना पड़ता है मगर उनका ये जहन था, और मुझे इस बात का एहसास था कि अगर मैं टिका रहा तो उन्होंने मुझे टिकने नहीं देना। आपने देखा पहले भी हुआ ना, आना जाना रहा, तो मैंने कहा वो ठीक चीज़ नहीं, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैंने खान साहब को पैगाम दिया कि अब आप जो चाहें कर लें। उन्होंने फ़ैसला किया कि मानी साहब को लाना है, तो वो ले आए। फिर उन्होंने एक और फ़ैसला किया कि जी सारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर भी चेंज कर देना है, वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। साल लगाया और कुछ भी नहीं, यहाँ सारा कुछ लिम्बो में रहा। फिर जाके वो नई कॉन्स्टिट्यूशन ला के 2019 में वो भी चेंज कर दिया। फिर उसको एक साल और लगा, वो चल ही नहीं रही थी इनसे। फिर इन्होंने खुद ही करने शुरू कर दिया सारा कुछ, जो कि प्राइवेट सेक्टर ने करना था। तो मतलब है कि वो सिस्टम भी नहीं चला और मानी साहब भी नहीं चल सके। फिर रमीज़ राजा साहब को वो ले आए, अपने बंदे को। रमीज़ राजा की विकेट आपने गिरा दी? मैंने नहीं गिराई मैंने नहीं गिराई। स्टम्प किया आपने, बोल्ड किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैं चुप करके बैठा रहा। मेरी ये उम्मीद थी कि अगर मियाँ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर मुझे चाहते हैं कि मैं वापस जाके वो काम जो मैं छोड़ आया था अधूरा, उसको कंप्लीट करूं, तो बड़ा सिंपल थी चीज़। अच्छा, पिछली बार आपने मुझसे कहा था कि मियाँ साहब ने मुझे बुलाया ऐवान वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा सेठी साहब टेक ओवर कर। वो तो इस बार आपकी ख्वाहिश थी या मियाँ साहब की ख्वाहिश? नहीं, देखिए, इस वक्त ख्वाहिश तो ज़ाहिर है कहीं से आती है। अब बात यह है कि मेरा ये ख्याल था कि राजा साहब रिज़ाइन कर देंगे क्योंकि आई थॉट कि अब दैट्स द ऑनरेबल थिंग टू डू, और सही चीज़ भी है कि उसके बगैर चल नहीं सकता। तो जब उन्होंने नहीं रिज़ाइन किया तो फिर मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक ये था कि मैं गवर्नमेंट को कहता चले जी फिर जैसे छुट्टी कराई जाती है छुट्टी कराएं और मुझे इंस्टॉल कर दें, क्योंकि वो तो आईनी तौर पे बिल्कुल अलाउड है। ठीक। दूसरी ये था कि राजा साहब थोड़ा और झूले ले ले, देख ले क्या करते हैं, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था जो कि पहुंचाया गया हुकूमत तक कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, फ़लानी टीम अगले दिन 10 दिन में आ रही है, वो डिसरप्ट हो जाएगी अगर मैं चला गया, वगैरह वगैरह। तो हर महीने वो कोई ना कोई बात चल पड़ती थी। तो मैं चुप करके बैठ गया। मैंने कहा चलो क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो फिर वही हुआ कि एक स्टेज ऐसी आई कि यही फ़ैसला हुआ कि अच्छा जी अब टाइम टू गो। तो अगर वो खुद चले जाते तो बेहतर था, वो खुद नहीं गए तो फिर फ़ारग कर दिया गया। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ जब वक्त आता है तो खुद जाना चाहिए। सेठी साहब, वैसे तो ऑन एंड ऑफ आपसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन चूँकि ऑन एयर इस वक्त हम हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2018 में आप इस क्रिकेट बोर्ड को छोड़ कर गए, 2018 से 2022 तक इस क्रिकेट बोर्ड ने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया, और आप दोबारा जाकर जब इस नशिस्त पे बैठे तो कितनी फाइलें ऊपर नीचे हो चुकी थी और कितना मैस क्रिएट हो चुका था? बहुत बड़ा मैस है जी। अब मैं अगर शुरू हो जाऊँ कि कितना बड़ा मैस है, तो मतलब यही इस मुल्क में होता है। तो मैं दो टोक कह सकता हूँ कि कठपुतली चेयरमैन थे एहसान मानी, रमीज़ राजा नाकाम चेयरमैन थे। ये मेरे हिसाब से तो जो काम होने चाहिए थे वो सही तरीके से वो नहीं हुए, और ये सारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर चेंज करना, बाहर से लोग को इंपोर्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखना, बड़ी बड़ी तनख्वाहें देनी, और नए नए प्रोजेक्ट्स करने जो चल नहीं सके, कोई भी नहीं चल सका इनका प्रोजेक्ट। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद, जो मैं चीज़ें शुरू करके गया था वहीं की वहीं खड़ी हैं। ये मुझे याद आया कि जब मैं 2013-14 में यहाँ आया हूँ तो यहाँ एक फॉरेन पवेलियन 8 साल से इनकम्प्लीट पड़ा था, एक ढांचा पड़ा हुआ था। हमने आके उसको चेंज करके टॉप आर्किटेक्ट्स लेके बनवा दिया, इसी तरीके के साथ कुर्सियाँ बनवाई, सब कुछ किया। और अभी आपसे आने से पहले
अभी पूरी एक ब्रीफिंग हो रही थी कि पिंडी स्टेडियम के अंदर सारी कुर्सियां लगनी चाहिए, मुल्तान में कुर्सियां लगनी चाहिए, कराची में फार एंड पवेलियन बनना चाहिए। ये सारा अभी ब्रीफिंग लेके आए और मैंने कहा गो हेड, पैसे मैं देता हूँ आपको, आप शुरू करें ये सारा काम। ये 4 साल पहले भी हो सकते थे, ये काम नहीं हुआ यहाँ कुछ भी। वो जो क्रिकेट चल रही थी, जो लोग एम्प्लॉयड थे, सारे फारग हो गए, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। अब हमें फिर से जिसे कहते हैं ड्राइंग बोर्ड से शुरू करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया नजम अजीज़ सेठी साहब हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम अजीज़ सेठी साहब की पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर, एशिया कप, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस क्या होगा, इस तमाम सूरत हाल पर आपने नजम अजीज़ सेठी साहब की गुफ्तगू सुनी। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकती हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं इस इंटरव्यू के हवाले से। तो इजाज़त चाहेंगे आपसे, अगले प्रोग्राम तक के लिए स्पोर्ट की पूरी टीम के साथ अल्लाह हाफ़िज़।